हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर गवर्नमेंट के बारे में। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या होती है, कितने तरह की होती है एंड गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस यानी कि उनके मेन जो काम है वो क्या क्या होते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट को समझने वाले हैं। आपको पता ही है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट जो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो आज हम गवर्नमेंट का ही रोल देखेंगे कि वो कैसे किसी कंट्री को गवर्न करती है, चलाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर कंट्री को गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में डिसीज़न लेती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि कौन सी चीज़ सही है कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या काम हमें करने होंगे, उन सभी के बारे में डिसीजंस लेने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कहाँ पर स्कूल बनाए जाएंगे, कहाँ पर ब्रिज बनाए जाएंगे, कहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनके ऊपर भी डिसीजन लेने का काम गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसको कंट्रोल करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। जब किसी चीज़ की अचानक से शॉर्टेज हो जाए, जैसे कि पीछे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि प्याज के रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे मार्केट में, है ना। तो ऐसे टाइम पर उस वैल्यू को जो इंक्रीज़ हुई है उसको नॉर्मल लाने का काम भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ ना हो किसी भी कमोडिटी के, किसी भी वस्तु के। ठीक है, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में, है ना, इसके बारे में भी डिसीजन लेने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का, कि इस पर सब्सिडी देनी है या नहीं। जैसे कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सब्सिडी देती है लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज पीपल है, यानी कि जो लोग काफ़ी डिप्राइव है, काफ़ी वीक है फाइनेंशियली, उनको हेल्प देने के लिए सब्सिडी देती है कभी कभी गवर्नमेंट, है ना। तो वो सभी क्या करती है? गवर्नमेंट का ही काम होता है वो सभी। ठीक है, गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ को भी देखती है। जैसे कि पहले दो शादी करने की प्रथा थी, ठीक है, बिगमी जिसे बोलते थे, उसको किसने एबोलिश किया? गवर्नमेंट ने एबोलिश किया, है ना। अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट ने एबोलिश किया। सती प्रथा थी जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, क्योंकि वो सोशल लेवल थे। एंड इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन उन्होंने राइट बनाया 2006 में, है ना, ताकि सब बच्चों को एजुकेशन मिले। तो इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं उन पर भी डिसीजन लेने का काम गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट पुअर पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाती है, कार्यक्रम अलग अलग चलाती है। जैसे उज्ज्वला योजना चलाई, हाल ही में मुफ्त सिलेंडर दिए थे, है ना, महिलाओं को, ताकि उनको सांस संबंधी दिक्कत ना हो चूल्हे से निकलने वाले धुएं से, है ना। तो उनको एलपीजी सिलेंडर्स दिए थे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाती है। आयुष्मान योजना आपने सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें था, है ना। तो ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट क्यों बनाती है? लोगों के फ़ायदे के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उन्होंने रेलवे सर्विस स्टार्ट की थी, पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट का ही मेन काम होता है, आपको पता होना चाहिए। जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज़ को किसी भी कंट्री की। जैसे हमारे कंट्री इंडिया, उसकी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने वहाँ पर आर्मी को अपॉइंट कर रखा है। आर्मी जो है वो हमेशा ध्यान रखती है, चौकन्नी रहती है 24 आवर्स। उन्हीं की वजह से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, है ना। तो अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, है ना, युद्ध के टाइम पर, बैटल के टाइम पर वेपन्स को वहाँ तक पहुँचाना, हथियारों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पर हमला हुआ है। तो ऐसे काम भी गवर्नमेंट ही करती है। इसके अलावा पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? फ्रेंड बनाने के लिए उनको, ठीक है, उनके साथ अच्छे अलायंस बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, ठीक है, पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए। इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो चीफ होते हैं उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी अच्छी हेल्थ हो, उनको अच्छी
हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी मिले, ठीक है, उनको भोजन, पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, है ना। तो ये सब भी कौन इंश्योर करता है? गवर्नमेंट इंश्योर करती है। जब नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो मदद करती है लोगों को राहत की सामग्री उपलब्ध करवा कर, ठीक है। जैसे केरला में आया था नेचुरल डिजास्टर, है ना। तो ऐसे टाइम पर जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस टाइम पर कौन मदद करता है? उस टाइम पर मदद गवर्नमेंट ही करती है, लोगों को पैसों से फाइनेंशियली हेल्प देकर, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति अगर क्राइम कर दे तो वो कोर्ट में जाता है ना। एंड कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है, ठीक है। कोर्ट क्या करती है? उस इंसान को न्याय, जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होती है। ऑलराइट, अब आपको पता ही है कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, तो इस कंट्री को विदाउट गवर्नमेंट चलाना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट बनाई। अब सवाल ये था कि हम कैसे गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ हमारा काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा था, उन्होंने हमें काफ़ी टॉर्चर किया। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी थी जो हमें टॉर्चर ना करे, जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, ठीक है। तो इसलिए हमने कैसी गवर्नमेंट बनाई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि लोगों के द्वारा चूज़ की जाएगी एंड लोगों के पास राइट होगा उसको हटाने का। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहाफ पर काफ़ी काम करती है, जैसे कि लोगों के बिहाफ पर वो लीडरशिप करती है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाए जा सके, है ना। बाकी जो कंट्रीज़ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं एंड ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जिनसे सभी लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, जिससे हम लोगों की सुरक्षा होती है। तो ये गवर्नमेंट के मेन काम है। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके 3 लेवल होते हैं मेनली, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल से स्टार्ट करते हैं हम। लोकल लेवल जो है वो लेवल होता है जिसमें विलेज, टाउन और छोटे मोटे एरियाज आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है? जिला, विलेज, टाउन, ये सब। स्टेट लेवल पर आते हैं कंप्लीट एंटायर स्टेट, जैसे कि हरियाणा, असम, ठीक है, एंड गुजरात। तो ये सब क्या है? स्टेट है, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कही जाती है। एक होती है नेशनल लेवल पर, जिसको सेंट्रल लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। नेशनल लेवल जो है इसमें एंटायर कंट्री आती है। कंप्लीट कंट्री का एक चीफ होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है एंड प्रेसिडेंट सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ लेवल हैं, ठीक है। अब मेन काम आता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम अच्छे से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कैसे कर पाती है। गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, ठीक है, एंड उसी के द्वारा वो अपने काम अच्छे से कर पाती है। गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने की, ठीक है, वो डिसीजंस लेती है अलग अलग एंड लॉ बनाती है। जैसे कि ये लॉ बनाया हुआ है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी व्यक्ति ड्राइव नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है एंड उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उससे या तो फाइन लिया जाएगा या उसे जेल में डाला जाएगा, है ना। तो ऐसे लॉज गवर्नमेंट बनाती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, आपको समझाने के लिए गवर्नमेंट कैसे अपना काम करती है। वो कानून बनाकर अपना काम करती है। जैसे गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने और भी कई लॉज बनाए हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर को एबोलिश करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी फर्म में या फैक्ट्री में काम करता दिखेगा या किसी अन्य जोखिम वाले काम को करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को, जिसने उसको काम पर रखा है, नौकरी पर रखा है, उसको सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लोगों का वेलफेयर करती है एंड अपना काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए कानून क्यों बनाती है? क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए ही अपॉइंट किया जाता है कि वो लोगों का वेलफेयर करे, ठीक है, कंट्री को गवर्न करने के लिए। अब गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाए एंड लोगों को लगे कि ये जो लॉ है ये सिर्फ नाम का लॉ है एंड ये असली में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया राइट टू इक्वालिटी। अब कोई व्यक्ति फेस कर रहा है कि उसको जॉब नहीं मिल गई है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से है, बिलोंग करता है एंड इसलिए उसको जॉब नहीं मिल गई, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अपने राइट्स के लिए।
तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है उसके बनाए गए लॉज अगर इन्फोर्स नहीं होते तो एक और रास्ता होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है। देखिए, एक तो होती है डेमोक्रेसी एंड एक होती है नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इसमें लोगों की सरकार होती है, लोग खुद सरकार चुनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इसके अलावा इसमें इलेक्शंस होते हैं हर एक इंटरवल के बाद, जैसे 5 साल या 6 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड देन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम नहीं करते, कोई अच्छा काम उनके लिए नहीं करते, उनका वेलफेयर नहीं करते, तो उनके पास पावर है कि वो उन्हें हटा सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, ठीक है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प होते हैं, जो वोटर्स होते हैं उनके पास काफ़ी विकल्प होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होती है, 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होती है, ठीक है। तो वो किसी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को जिता सकते हैं वोट देकर। तो ये जनता के पास पावर है एंड जनता के पास विकल्प भी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति, ठीक है। अगर वो काम नहीं करेगी तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लोग सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि आपने हमारे लिए ये काम क्यों नहीं किया, झूठा वादा क्यों किया, है ना। तो ये पावर लोगों के पास होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, यही फ़ायदा है डेमोक्रेसी का कि गवर्नमेंट जो है इसमें डिसीजंस लेती है लोगों के वेलफेयर के, एंड अगर वो ऐसा ना करें तो लोग जो है वो उस सरकार को हटा भी सकती हैं, ठीक है। एक और गवर्नमेंट होती है जिसे मोनार्की कहा जाता है। मोनार्क यानी कि किंग या क्वीन जो है उनके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की एंड गवर्नमेंट यानी सरकार को चलाने की। अब मोनार्क जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये वंशानुगत होता है, मतलब कि पहले एक व्यक्ति किंग है एंड देन उसका बेटा ही किंग बनेगा, अगला अगला मोनार्क कौन बनता है, उसका बेटा बनता है। तो इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पर भी मोनार्की सिस्टम ही है ना। एंड और भी कई कंट्रीज़ हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के नाम फॉर योर जीके नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पर इवन आज भी मोनार्की है, बट मोनार्की को हमने नहीं चूज़ किया क्योंकि इसमें सारी पावर्स किसके पास थी, एक मोनार्क के पास होती है। एंड वो मोनार्क जो है उसके कुछ चुनिंदा लोग होते हैं गिने चुने, जिनसे वो डिस्कशन करता है एंड देन कोई भी डिसीज़न लेता है। अब अगर वो डिसीज़न लोगों के हित में ना हो, अगर वो डिसीज़न लोगों के विरुद्ध हो, तो लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। लोग उसका विरोध नहीं कर सकते कि आपने ऐसा डिसीज़न क्यों बनाया, ठीक है। तो ये एक बुराई है इस चीज़ की। किसकी बुराई है ये बुराई है मोनार्की सिस्टम की, ठीक है। इसलिए हमने मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं किया एंड इसमें हमारे पास राइट नहीं होता कि हम अपने किंग को हटा सकें, ठीक है। इसमें राइट्स लोगों को काफ़ी कम मिलते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी में लोगों को इतने राइट्स मिलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो मोनार्की सिस्टम है या जो अनदर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक होता है आर्मी रूल, एक होता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल, एक होता है वन पार्टी सिस्टम, ये सभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें लोगों के पास राइट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं एंड जो रूलर होता है उसके पास राइट्स अनलिमिटेड होते हैं। वो आर्बिट्रेरीली डिसीजन लेता है एंड आर्बिट्रेरीली कुछ भी कर सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है मोनार्की सिस्टम, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। एंड इसमें जो किंग होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता लोगों के प्रति। किंग ने कुछ भी डिसीजन बनाया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लोगों के लिए लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर लोगों ने विरोध किया तो उनको वो मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए लोग काफ़ी डर के रहते हैं ऐसे रूलिंग सिस्टम में, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिली हमें, हमने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। जैसे कि आपको पता है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, है ना। तो उस टाइम पर क्या था, लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, इतना उनके अंदर इतनी भड़ास थी कि हमारे साथ इतना बुरा किया जा रहा है बाय फॉरेनर्स, विदेशियों के द्वारा, ठीक है, फिरंगी लोगों के द्वारा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अब हमको आज़ादी चाहिए एंड देन आफ्टर आज़ादी हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, ऐसी गवर्नमेंट जो हमारे लिए काम करेगी। एंड अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम उस गवर्नमेंट को हटा सकें। तो इसलिए हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज़ की, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका मेन फीचर ही यही होता है कि लोगों के पास पावर होती है, ठीक है, कि लोग चाहे तो वो गवर्नमेंट चूज़ करें चाहे उसको हटाएं, ठीक है। डायरेक्ट पावर किसके पास होती है, पीपल यानी कि लोगों के पास, ठीक है।
तो बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का ये है कि लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का बेसिक क्या है, बेसिक रूल कि लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, ये बेसिक आइडिया है इसका। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, काफ़ी तरह की थी, जैसे कि जो ग्रीक थी, ग्रीक कंट्री या फिर रोमन कंट्री, वहाँ पे क्या होता था, लोग जाते थे, सारे लोग एक जगह पर आके इकट्ठा होते थे एंड देन एक व्यक्ति को वोट करते थे, ठीक है। अब हमारी कंट्री में क्या था, इतनी बड़ी कंट्री थी तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि सब लोग जाए एंड सब लोग डिसीज़न खुद लें, ठीक है। जैसे क्या होता था वहाँ पर सारे लोग जो थे, जो छोटी कंट्री थी वो एक, ठीक है, रोमन कंट्री, वहाँ पे सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे एंड देन वो सोचते थे कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, मतलब कि लोग खुद अपने डिसीज़न लेते थे एंड देन जो अच्छा लगता था उनको, जो सब में जिनकी राय होती थी उसी को रूल बना दिया जाता था, ठीक है। कोई हेड या कोई गवर्नमेंट नहीं थी। बट हमारी इतनी बड़ी कंट्री में पॉसिबल नहीं था कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हो हर महीने, है ना, क्योंकि सब लोगों के पास इतना फालतू टाइम भी नहीं होता एंड ये काफ़ी टाइम वेस्टिंग भी लगा हमें। तो हमने क्या चूज़ किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूज़ की। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे, यानी कि अपने तरफ से हम अपने किसी व्यक्ति को भेजेंगे जो कि हम सभी लोगों द्वारा नियुक्त किया जाएगा एंड देन वो आगे जाएगा एंड वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएगा एंड हमारे लिए काम करेगा, है ना। तो हम खुद अपना काम नहीं करते बल्कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी तरफ से हमारा वेलफेयर करते हैं एंड हमारे लिए डिसीजंस बनाते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज़ किया। ये देखिए, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है वोट्स फॉर वीमेन, यानी कि वीमेन जो थी उनको वोट कब मिला। आपको पता है कि गरीब लोगों को एंड वीमेन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के बीच में ये स्ट्रगल काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितने भी आदमी थे वो लड़ाई करने गए थे, बट जो महिलाएं थी उन्होंने घर का भी काम किया एंड उन्होंने बाहर का बिजनेस भी किया घर को चलाने के लिए, क्योंकि सारे जो मेल थे, मैन थे, वो तो फाइटिंग के लिए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इस टाइम पर लोगों ने रियलाइज़ किया कि महिलाएं भी कितने अच्छे से काम कर सकती हैं एंड उन्होंने बेफिजूल में अनफेयर, जो कि सही नहीं है, ऐसे स्टेरियोटाइप्स बना के थे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं ने भी रियलाइज़ किया कि उनकी कितनी पावर है ना, वो भी कैपेबल है अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए, बाहर के एंड घर के डिसीजंस लेने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली उनके प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि 1920 में अमेरिकन वीमेन को वोट का अधिकार मिल गया एंड यूके की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया 1928 में एंड हमने 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तभी हमने ये कह दिया था कि सभी महिलाओं को वोटिंग राइट होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्शन होते हैं एक इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड के बाद, जैसे कहीं पर 5 साल का है, कहीं पर 6 साल के बाद होते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में जैसे 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, 2 या 4 लोग जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं, मतलब कि इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे पास 3-4 विकल्प होते हैं कि हमें किससे चुनना है एंड हम अपने पसंद के व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। उसको अपॉइंट करते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है, वो फिर अपना कार्यभार संभालता है एंड देन हमारे लिए पॉलिसी डिसीजंस बनाता है, अलग अलग डिसीजंस बनाता है जो हमारे वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है जितनी भी, उनमें चाहे वो मेल हो चाहे वीमेन हो, सभी जाती हैं, मेल फीमेल दोनों, पोलिंग बूथ पर यानी कि मतदान केंद्रों पर जाते हैं एंड अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं। हर व्यक्ति को वोटिंग राइट है, किसी भी व्यक्ति को वोटिंग राइट से वंचित डिप्राइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पहले वीमेन को अधिकार नहीं था बहुत सारे कंट्रीज़ में, बट हमने स्टार्टिंग से ही महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ उन पुरुषों को, यानी कि सिर्फ उन्हीं आदमियों को वोटिंग राइट होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है, क्योंकि वही सही डिसीजन ले सकते हैं। गरीब और अनपढ़ लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, पहले ये धारणा थी लोगों की। बट देन हमने सोचा कि नहीं, वीमेन
एंड गरीब लोग, प्रॉपर्टी लेस लोग और अनएजुकेटेड, उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, बट सभी व्यक्ति के अंदर, सभी लोगों के अंदर दिमाग होता है, सबको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करेगा या नहीं, ये व्यक्ति हमारे लिए बुरा करेगा या अच्छा करेगा, कैसे डिसीजन बनाएगा। तो इतना माइंड सबके अंदर होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इसलिए हर व्यक्ति को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए 18 साल से अधिक एज के हर व्यक्ति को वोटिंग राइट दिया गया है, ठीक है। अब हमारी जो कंट्री थी उसमें स्टार्टिंग से ही ये वोटिंग राइट सबको दिया गया। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बिल्कुल ही छोटे समूह को, काफ़ी कम लोग थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले जिनको वोटिंग राइट था, ठीक है। बट इंडिपेंडेंस के बाद सभी लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, ठीक है। हमारी कंट्री के काफ़ी जो लीडर्स थे जैसे कि गांधी जी एंड और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन सभी ने विरोध किया इस बात का कि सिर्फ अमीर लोगों को वोटिंग राइट देना चाहिए। बट गांधी जी जो थे उन्होंने भी काफ़ी इसका विरोध किया, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया कि ये अनफेयर है, ठीक है, ऐसा करना गलत है। गांधी जी ने यंग इंडिया नाम की अपनी एक पत्रिका यानी कि जर्नल निकाला 1931 में, यानी कि आज़ादी से पहले। उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ वेल्थ है उसको वोटिंग राइट हो, एंड ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग है, जिसके अंदर जिसका खुद का चरित्र है, बट उसके पास सिर्फ वेल्थ नहीं है, लिटरेसी यानी शिक्षा नहीं है उसको, ठीक है, उसको वोट देने का राइट ना देना, ये गलत है। ये गांधी जी ने अपने जर्नल में लिखा। गांधी जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टली काम करता है, ठीक है, पैसे कमाता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, बट उसके पास अगर पैसे थोड़े कम है, अगर वो गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है, एंड उसको सही गलत की समझ नहीं है। नहीं, सभी लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वो उन्हीं लोगों के लिए तो फैसले लेगा, उन्हीं लोगों का तो वेलफेयर करेगा, तो उसको अपॉइंट करने का काम भी हर व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी। अब हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट